हम लोग मेरिडियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और मेरिडियोलॉजी के अंतर्गत 3 चैनल का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। 3 चैनल में लंग्स जो एक सॉलिड ऑर्गन है और उसका जोड़ीदार लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीक्वेंस आप लोग समझ चुके हैं क्लॉक थ्योरी के अंतर्गत भी। और 5 एलिमेंट्स थ्योरी का जो हमने जब क्लासेज लास्ट ईयर चल रही थी फर्स्ट ईयर में, तो वहां भी हम लोगों ने देखा कि जो 12 मुख्य ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, उसमें से 6 हॉलो और 6 सॉलिड ऑर्गन्स के होते हैं और एक हॉलो और एक सॉलिड का जोड़ीदार होता है, आपस में जोड़ी होती है। जोड़ी का बहुत सारा संबंध है। हॉलो ऑर्गन में एनर्जी ऊपर से नीचे आती है, सॉलिड ऑर्गन में एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है। इसी तरीके से पॉइंट्स का सीक्वेंस हम लोग पिछले 3 मेरिडियंस के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला लंग्स, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हॉलो ऑर्गन है, देन हॉलो ऑर्गन टू हॉलो ऑर्गन एनर्जी शिफ्ट होती है, वो स्टमक। और स्टमक का सॉलिड ऑर्गन वाला जोड़ीदार जो है वह स्प्लीन है। तो स्प्लीन के बाद फिर से अब सॉलिड ऑर्गन में एनर्जी शिफ्ट करेगी। ये क्लॉक थ्योरी में हम लोगों ने देखा है। मतलब 4-4 घंटे का एक ब्लॉक होता है एक एक जोड़ीदार का। 4 घंटे का हम लोगों ने देख लिया है, 3 बजे सुबह से लेकर 5 बजे, और 5 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे तक का, और 7 बजे से 9 बजे तक का, 9 बजे से 11 बजे वाला में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं, जिसे स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन चैनल पर टोटल 21 एक्यूप्रेशर बिंदुएं होते हैं। 21 बिंदुओं का समावेश इसमें होता है और यह सामने की तरफ होता है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो बीच में कौन बोल रहे थे? नहीं बोलिए। नहीं बोलिए। नीचे से पैर से शुरू होकर के और ऊपर में शरीर के आगे वाले भाग में ये बिंदुएं हम लोग को मिलती हैं स्प्लीन में। टोटल बिंदुओं की संख्या है 21। और 5 एलिमेंट्स थ्योरी के अंतर्गत जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं और उनका व्यवहार, नेचर जिस 5 तत्वों से मेल खाता है, उसमें यह स्प्लीन जो है वह पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व से इसका नेचर मेल खाता है। इन सभी बातों को आगे हम लोग मुख्य बिंदुएं, कुछ स्पेशल बिंदुएं स्प्लीन पर क्या क्या हैं और स्प्लीन पर किन बिंदुओं का क्या कार्य है, ये सब हम लोग डिटेल सभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा स्प्लीन के बारे में भी जानना आवश्यक है कि स्प्लीन अंग क्या है, कैसा है, किस प्रकार कार्य करता है, क्या कार्य करता है। हालांकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में इसके जो क्लासेस जो चलते हैं उसमें भी आप लोगों को इसका अनुभव मिलता है। लेकिन एक्यूप्रेशर के साथ कक्षा में कुछ अलग तरीके से मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। यहां हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ये बैंगनी कलर का ये ऑर्गन दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये हमारे जो रिब्स हैं, रिब्स मतलब ये हड्डियां, छाती की हड्डियां। छाती की हड्डियां, इसमें बायां तरफ जहां हड्डी ये समाप्त होता है, उसके अंदर
और उससे थोड़ा सा नीचे तक बाएं तरफ, मुट्ठी के आकार का, ये मुट्ठी के आकार का यह स्प्लीन वहां अवस्थित होता है। इसके साइज की बात करें हम तो व्यक्ति के हाइट, व्यक्ति का अन्य उम्र, उसी के हिसाब से यह भी वयस्क होता है। अगर वयस्क व्यक्ति है तो यह भी वयस्क होता है, छोटा है तो छोटा है। इसी तरीके से साइज की अगर बात करें तो एक वयस्क स्प्लीन का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर को हम लोग 4 से 5 इंच कह सकते हैं। एक नॉर्मल साइज स्प्लीन का 10 से 12 सेंटीमीटर एक वयस्क स्प्लीन का। बाकी बच्चों में थोड़ा छोटा होगा, उसका हाइट कम होता है। हाइट के अनुसार भी ये सामान्यतः मानी जाती है। जैसे एक पुरुष का हाइट 5 फुट 10 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 6 फुट, ये वर्तमान समय में ये हाइट हो गया है। तो वैसे लोगों में यही साइज रहता है, 4 इंच या 5 इंच, 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, इसी रेंज में इसका साइज होता है। यह स्पंज का रसगुल्ला जो आप देखते हैं स्पंजी होता है। इसका जो शेप होता है वह स्पंजी होता है, स्पंज। हम इसके कार्यों को अब समझने का प्रयास करते हैं। इसके कार्य को समझना है तो थोड़ा सा हम लोगों को अपने रक्त के बारे में जानना है, ब्लड के बारे में। हमारा ब्लड क्या है? अगर थोड़ा सा डेप्थली जाने का प्रयास करें हम तो हमारा रक्त जो है वो तो लाल है, सभी लोग देखते हैं। कभी कट जाता है या कहीं तरह की ब्लीडिंग हुई तो लाल दिख रहा है, लेकिन उसमें भी कई भाग हैं। उन भागों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हमारे ब्लड में 55% जो हिस्सा होता है वह प्लाज्मा का होता है, ठीक है। उसके बाद WBC और RBC, ये 3 मुख्य भाग आप ब्लड में बांट सकते हैं। RBC को भी अलग कर सकते हैं, WBC को भी अलग कर सकते हैं और प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं। उन तीनों का कार्य क्या है? प्लाज्मा, WBC, RBC, ये तीनों क्या कार्य करते हैं? तो जो मैं बार बार मेटाबॉलिज्म की बात कहता था अपने पिछले वर्ष की कक्षाओं में कि हमारे बॉडी में जो हम भोजन लेते हैं और वहां से फिर उत्सर्जन तक और उसका एस्युमुलेशन, उसका पाचन, डाइजेशन, ये सब कुछ कुल मिलाकर के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जो पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की उतना रह करके बाकी उत्सर्जन हो जाता है और वह पोषक तत्व हार्ट में जाते हैं और रक्त के साथ मिल जाते हैं और फिर वहां से फेफड़े में जाता है। ये बार बार मैं बताया हूं, क्योंकि हम लोग तो जो कार्य करते हैं वो बायो इलेक्ट्रिसिटी पर ही करते हैं। जो 0.87 वोल्ट हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसी पर कार्य करते हैं। और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के अलावा और कोई दूसरी पद्धति नहीं है जो उस पर कार्य करती हो। तो यहाँ इसमें इसका बहुत रोल है। तो जो पोषक तत्व हैं वह हार्ट के बाद लंग्स में जाते हैं और लंग्स में जो श्वास लेते हैं हम लोग, वह उसको आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। अच्छी हवा जो हमारे शरीर को पोषण देती है उसका नाम ऑक्सीजन रखा गया है। तो वो ऑक्सीजन आकर के लंग्स में मिल जाता है और फिर वहां से चलता है फिर से हार्ट में, और हार्ट से फिर सारे जगह पर सप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। जिसको जितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिस ऑर्गन को जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, वो सब सप्लाई होना प्रारंभ हो जाता है।
तो अब ये रक्त का 3 भाग हम लोगों ने जो देखा, उसमें प्लाज्मा जो है वह पोषक तत्वों को अपने में समाहित करके चलता है। जो पोषक तत्व क्या क्या है? पोषक तत्व में वही कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, खनिज है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, डिफरेंट तरह के जो पोषक तत्व हैं उनको प्लाज्मा ही लेकर के आगे बढ़ता है। तो फिर आरबीसी क्या करता है? आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या करता है? जो हम लोग ने श्वास लिया, श्वास में जो ऑक्सीजन जिसे कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को अपने में समाहित करता है आरबीसी, और आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के चलता है और जिसको जितनी जो आवश्यकता है वो देता है। मतलब आरबीसी की अगर कमी हो गई तो हम लोग का श्वास तेज चलेगा, दम फूलने लगेगा। ये रोग के ट्रीटमेंट में ये सब काम करेंगे आपको। आरबीसी की कमी होना मतलब कि ऑक्सीजन की पूर्ति होने में परेशानी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके इसके लिए श्वास तेजी से चलने लगता है। खैर, ब्लड में आरबीसी जो है वह ऑक्सीजन को लेकर के चलता है। इसीलिए तेज जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की जरूरत हमारे ऑर्गन्स को ज्यादा होती है, इसलिए श्वास हमारा तेज होता है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन आएगा, आरबीसी लेगा, उसको पहुंचाएगा। डब्ल्यूबीसी जो पार्ट है वह रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, उनसे रक्षा करने का कार्य डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, तो वो भी अनवरत चल रहा है हमारे बॉडी में। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां उसको सप्लाई देता है। बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा करता है। तो ये तो हो गया रक्त। मुख्यतः 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। पोषक तत्वों का जो भ्रमण कराता है और लोगों को सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को, वह है प्लाज्मा। उसका क्वांटिटी जो है हमारे ब्लड में 55% होती है। आरबीसी जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और डब्ल्यूबीसी जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब डब्ल्यूबीसी रोगों को हमारे शरीर में प्रवेश होने से रोकता है। अब आते हैं स्प्लीन पर। अब इसका संबंध स्प्लीन से क्या है? इन रक्त का संबंध स्प्लीन से क्या है? तो जैसे हम लोगों ने किडनी के बारे में पिछले फर्स्ट ईयर के क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वह रक्त को छानने का काम करता है, छानना है। उसी प्रकार स्प्लीन भी कई कार्यों में से उसका एक कार्य छानने का भी है। ये छानना है, रक्त को छानने का काम करता है। अब रक्त में से क्या छानता है? डिस्ट्रॉयर है, नाश करता है। छानने का मतलब क्या है? चाय जो छानते हैं हम लोग, तो चाय पत्ती को निकाल करके फेंक दिया जाता है, बाकी चाय जो बचा उसको पी लिया जाता है। तो यह क्या छानता है? स्प्लीन क्या छानता है? तो हम सभी जानते हैं, ब्लड डोनेशन की बात हम लोग जानते हैं। ब्लड डोनेशन कर देना चाहिए, उससे हमारा रक्त जो है और बेहतर होता है, निश्चित रूप से। और रक्तदान तो महादान है।
आज डॉक्टर्स डे है, आप लोग भी डॉक्टर्स होने जा रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग डॉक्टर, आप लोग को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ। तो बताते हैं डॉक्टर्स। आपको भी सर हैप्पी डॉक्टर्स डे। सर हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको। हैप्पी बिल्कुल डॉक्टर्स बिल्कुल, डे। धन्यवाद सभी को। पता ही नहीं Happy हमको Doctors तो Day। डॉक्टर्स डे सर आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी खूब इसी प्रकार सेवा करें और जनमानस को, डॉक्टर्स के तो प्रोफेशन में ही सेवा है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा सेकेंडरी है। 12 बजे रात में भी डॉक्टर्स आपके सबके लिए उपस्थित रहते हैं, दूसरे प्रोफेशन में नहीं। किसी की कोई फैक्ट्री है तो 12 बजे रात में सो रहा है, किसी का कोई दुकान है तो 12 बजे रात में सो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। निश्चित रूप से सभी डॉक्टर्स धन्यवाद के पात्र हैं। आपको पता है डॉक्टर्स डे जो है वह डॉक्टर बीसी रॉय, बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी हुए, उन्हीं के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आज ही उनकी जयंती है। और ये भी जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि पटना के थे, पटना में ही उनकी पढ़ाई हुई, पढ़ाई लिखाई बचपन सब कुछ पटना में ही उनका गुजरा है। निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर होते हुए भी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने चिकित्सा कार्य नहीं छोड़ा और चिकित्सा के नए नए आयाम उन्होंने गढ़े। उसमें भी आपका यह पटना, उनका जन्मस्थली, उनका शिक्षण स्थली, उनका बचपन स्थली, सब पटना ही रहा है। ठीक है, पुनः एक बार उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग अपनी कक्षा को फिर आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो बधाई देना आवश्यक था। तो फिर ये जो स्प्लीन की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो रक्तदान की भी बात हम लोगों ने की, तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपका रक्त किसी काम का नहीं रह जाता है। तो स्प्लीन उन्हीं पुराने रक्त को, जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनमें अब काम करने की क्षमता नहीं है, और खास करके आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रॉयर है ये, आरबीसी का नाश करता है, उन्हीं को छानने का काम करता है। और किन आरबीसी को? जो आरबीसी पुराने हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो ऑक्सीजन को अब नहीं ला पा रहे हैं। तो बेकार बेमतलब में हमारे बॉडी में रक्त क्यों घूमता रहेगा? जो उसका काम है ऑक्सीजन को लाना और सारे बॉडी पार्ट्स को देना, अब वो काम वो कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो घूमता क्यों रहे? तो उसको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेवारी इसी स्प्लीन की है। अशुद्ध रक्त, निष्क्रिय रक्त, क्षतिग्रस्त रक्त, कौन सा रक्त? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उनको छान करके डिस्ट्रॉय करता है, उनको छांट लेता है कि ये खराब रक्त है, खराब आरबीसी है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो उसमें से आयरन निकलते हैं, आयरन बच जाता है। आयरन को पुनः, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दिया तो सब फेंक ही दिया, उसमें से जो अच्छे चीज है, देखिए ईश्वर ने क्या मशीन बनाई है, उस तरह का मशीन बनाना पता नहीं, शायद संभव ही ना हो, संभव तो नहीं है। तो उसमें से जो आयरन बचता है, जो
क्षतिग्रस्त आरबीसी है, पुराने आरबीसी हैं जिनका काम खत्म हो गया है, काम अब नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके उसमें का आयरन बोन मैरो को भेज देता है और बोन मैरो पुनः आरबीसी का निर्माण कर देते हैं उस आयरन के मदद से। मतलब कि आरबीसी के निर्माण में और आरबीसी के डिस्ट्रॉय करने में पुराने वाले को, जिनका उपयोग नहीं है वैसे को छान करके डिस्ट्रॉय कर देना और उसमें से आयरन को निकाल करके बोन मैरो को भेज देना, इतना इंपॉर्टेंट काम हमारा स्प्लीन करता है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब सिर्फ डिस्ट्रॉय ही नहीं करता है, यह सृजन भी करता है, बनाता भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग में है ना, सनातन धर्म में, तो महेश जी जो हैं भगवान शंकर, वो डिस्ट्रॉयर है। तो डिस्ट्रॉय करके और फिर नया क्रिएशन भी कर दिया, और फिर नया क्रिएट करना, सृजन करना, विष्णु जी सृजन करते हैं। तो ये स्प्लीन भी सृजन का कार्य करता है, और वह कौन सा पार्ट है, तो डब्ल्यूबीसी का सृजन करता है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वह स्प्लीन में ही होता है। डब्ल्यूबीसी बनाता कौन है, तो स्प्लीन बनाता है। और डब्ल्यूबीसी क्या है भाई, तो डब्ल्यूबीसी बाहरी वायरस और बैक्टीरिया जैसे ही हम कमजोर होते हैं, हम पर अटैक करते हैं, तो हमको लग जाता है रोग, तो हमको कमजोर होने नहीं देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। तो वो निर्माण स्प्लीन ही करता है। एंटीबॉडी जो तैयार करने का सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसी से ही होता है। प्लेटलेट्स, ये सारी प्रक्रियाएं डब्ल्यूबीसी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी को चोट लग गया, चोट लगा कहीं पर, मान लीजिए सिर में चोट लगा, चोट लगा तो वहां क्या होता है, वहां टेटन फूल जाता है। मतलब टेटन फूलना मतलब हम लोग, कुछ माएँ जो होती हैं वो कहती है ओहो हो हमारे बच्चे का, अरे देखो ना टेटन फूल गया, अरे राम क्या हो गया, कैसे हो गया। टेटन फूलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेटन निकल जाना अच्छी बात है। अगर टेटन नहीं निकला है तभी आप समझ लीजिए कि वहां रोग होने की संभावना बढ़ गई है। क्या होता है जब चोट लगता है, तो जैसे ही चोट लगा कहीं पर, मान लीजिए चोट लगा, तो यहां क्या हुआ, यहां तो हमारे शरीर में क्या है, सेल्स हैं, कोशिका, और उन्हीं कोशिकाओं को मिला करके उत्तक बनता है। हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज चोट लगने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और कमजोर पर तो जल्दी अटैक होता है। जैसे ही कोई देखते हैं कि कमजोर आदमी है तो उस पर एकदम उठ करके खड़ा हो गए। कोई सामने बॉडी बिल्डर खड़ा है तो थोड़ा सा धक्का भी मार दिया तो सिर झुका करके लोग निकल जाते हैं, नहीं जवाब देते हैं। लेकिन देखे कि हमसे कमजोर है सामने वाला तो बस चढ़ गए। कमजोर पर बहुत जल्दी अटैक होता है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ा, देखा कोई कि कमजोर है तो बस चढ़ गया और बहादुरी जताने लगा। तो वही चीज है, चोट लगा तो वहां का टिश्यूज मरे, वहां के कोशिकाएं जो हैं वह क्षतिग्रस्त हुई, तो बाहर में वायरसेस और बैक्टीरियाज तो फैले हुए, भरे पड़े हैं। तो उन कमजोर स्थानों पर तुरंत बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं।
और व्यक्ति बीमार हो जाता है। वहां डिफरेंट तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ी हुई रहती है जहां चोट लगा। तो बॉडी क्या करता है, यही जो स्प्लीन WBC बनाया वो तो पूरे शरीर में चल ही रहा है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और एंटीबॉडी तुरंत उस चोट लगे हुए स्थान पर पहुंचती है, चारों ओर से घेर लेती है। जब एंटीबॉडी वहां पहुंचेगी तो वहां स्थान तो उतना ही है ना, तो एंटीबॉडी ही टेटन है। एंटीबॉडी बाहरी बैक्टीरिया और वायरसेस से आपकी रक्षा करने के लिए वहां उपस्थित होती है, और वह एक जगह एकत्रित होगी तो वहां थोड़ा सा स्वेलिंग हो ही जाएगा। तो ये टेटन आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। टेटन जो है वह एंटीबॉडी है और वह आपको बचाने का प्रयास कर रही है बाहरी वायरसेस और बैक्टीरिया से। तो उसके पीछे भी इसी स्प्लीन का कार्य है। तो देखा हम लोगों ने कि आरबीसी को छान ले रहा है, पुराने आरबीसी को जो निष्क्रिय हैं उसको डिस्ट्रॉय कर ले रहा है, बदल दे रहा है, उसमें से आयरन को निकाल करके बोन मैरो को भेज दे रहा है। आरबीसी के निर्माण में भी स्प्लीन का कार्य है, WBC का तो निर्माण करता ही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी में है वह स्प्लीन के कार्य के कारण ही है। अब देखिए, गर्भ में जो बच्चा रहता है, मां के गर्भ में जो बच्चा है, उसके शरीर में जो आरबीसी का और ब्लड का निर्माण का जो सिस्टम है वह भी, उसमें भी स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं इतनी चीजें कि स्प्लीन का पॉइंट आप किस तरीके से उपयोग करेंगे, इसका एक्यूरेसी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्या क्या कर सकता है स्प्लीन के माध्यम से वो पॉइंट, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो स्प्लीन करता है। अब देखिए, मान लीजिए कि स्प्लीन में चोट लग जाए। स्प्लीन में ऐसे बीमारी क्या क्या होती है? स्प्लीन बढ़ने लगता है, स्प्लीन का साइज बड़ा होने लगता है। स्प्लीन का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? जैसे मैं बोलता था कि गैस भर गया पेट में, स्टमक में, तो दूसरे ऑर्गन्स को दबाता है, चाहे हार्ट हो, स्प्लीन हो, लिवर हो, सबको दबाता है, तो उसके कार्यों को भी क्षति करता है। वैसे ही अगर ये स्टमक के बगल में ये स्प्लीन है बाएं तरफ, अगर यह बढ़ने लगे तो ये बढ़ता कैसे है भाई? क्या होता है कि बढ़ने लगता है? बहुत, जब रेड ब्लड जो आरबीसी है उसके जो अच्छे जो आरबीसी हैं, जैसे छानता किसको है? जो समाप्त हो गए हैं कहानी, जो अब ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे आरबीसी हैं अगर उसको भी छान लिया, कई कारण है, कैंसर है, मलेरिया है, डिफरेंट तरह का बुखार है, कई तरह के रोग हैं जिसके कारण स्प्लीन बढ़ने लगता है। चोट लग गया, किसी ने बहुत जोर से घूसा मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, इन्हीं सब कारणों से स्प्लीन क्षतिग्रस्त होता है। ट्रॉमा के केस में गजब का होता है क्षति इसका। खैर, तो वैसे आरबीसी को भी यह फंसा लेता है अपने में, जो अच्छे हैं, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन का
संवहन कर रहे थे या कर सकते हैं, तो भाई फंसा लिया अंदर तो साइज तो बढ़ेगा। अब साइज और बढ़ा, जब साइज बढ़ा और तो निश्चित रूप से और फंसाएगा। हमारे पास एक गिलास है, एक गिलास में जितना पानी अटना है अटेगा। अब वो गिलास बड़ा वाला अगर आ जाए, पंजाब में जो ग्लासेज होते हैं बड़े वाले, उतना बड़ा अगर हो जाए तो ज्यादा उसमें अटेगा। तो और भी अच्छे अच्छे आरबीसी को फंसाने लगता है वो। साइज बढ़ते चला गया, अच्छे आरबीसी को फंसाने लगा, फंसाते चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में एनीमिया का कंडीशन आपके शरीर में आ जाएगा, आप एनेमिक पेशेंट हो जाएंगे। वैसी स्थिति में रक्त का स्राव होने लगता है, लैट्रिन से रक्त आने लगेगा। इसीलिए मैं बवासीर के कहानी में, मैं पिछले वर्ष जो हम लोग के फर्स्ट ईयर की कक्षा थी उसमें मैंने बताया था कि अगर पोटी में ब्लड आ रहा है इसका मतलब आप सिर्फ बवासीर मत समझिए, वह स्प्लीन से भी रक्त आ सकता है, वह लीवर से भी रक्त आ सकता है, वह कहीं और से भी रक्त आ सकता है, लेकिन स्प्लीन का चांसेस और ज्यादा रहता है, क्योंकि रक्त का कहानी है। इसमें थोड़ा सा भी अगर कट लगा दिया जाए तो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा, भर जाएगा पूरा शरीर हमारा रक्त से। ठीक है, हृदय से जो रक्त है वह धमनी के द्वारा इसमें स्प्लीन में आती है, और स्प्लीन से सीरा के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चली जाती है रक्त। स्प्लीन अपना काम खत्म करके लीवर में चला भेज देता है सारे रक्त को। तो कहने का मतलब ये है कि इसका साइज उस तरीके से बढ़ने लगता है, आरबीसी ज्यादा को अपने अंदर संग्रहित करने लगता है, तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साइज बढ़ना मतलब और ज्यादा आरबीसी को लिया, तो एनेमिक पेशेंट्स हो जाएंगे। उस समय भी आप इसका उपयोग करेंगे। दूसरा ये कि इसके पास ये पावर हाउस भी कहलाता है, स्प्लीन पावर हाउस है, सारा पावर समाहित करके रखे हुए है। यह डब्ल्यूबीसी को भी स्टोर करके रखता है, बनाता तो है ही, स्टोर करके भी रखता है। यह एंटीबॉडी को भी स्टोर करके रखता है, चोट लगा तो वहां भेजा, डब्ल्यूबीसी की अधिकतर आवश्यकता पड़ी तो वहां भेजा, और ब्लड का आरबीसी को भी स्टोर करके रखता है। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, खून अधिक बह गया, बह रहा है, तो उस खून की कमी को पूर्ति स्प्लीन के द्वारा की जाती है। स्टोर करके रखता है, बचा करके रखता है, उतना खून दे देता है, शरीर पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, इसका वजन ऐसे 150 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना ब्लड स्टोर करके भी रखता होगा। दो तरह का इसमें हिस्सा है, सफेद और लाल गुदा, दो तरह का हिस्सा होता है। तो रेड ब्लड को भी, मतलब पूरे ब्लड के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब को भी स्टोर करके रखता है जब जैसी आवश्यकता पड़ी। एंटीबॉडी को भी स्टोर करके रखता है जब जैसी, जहां एंटीबॉडी की आवश्यकता है वहां भेज देता है, जहां ब्लड अगर एक्सीडेंट में गिर गया तो वहां भेज देता है। डब्ल्यूबीसी की तो निर्माण ही करता है, उसके अलावा उसको स्टोर भी करके रखता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्प्लीन को हटाना पड़ सकता है। ये खास करके उस समय होता है जब इसका आकार बहुत बड़ा हो जाए,
अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो पेट को दबाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो लीवर को दबाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो ऊपर लंग्स को दबाएगा। अब ये सब करेगा तो गैस का भी समस्या हो जाएगा। खाना जैसे ही थोड़ा सा कुछ खाए पेट भारी हो गया, पेट को दबा दिया है, तो उस समय तो हटाना मजबूरी है। लीवर को दबा रहा है, लीवर तो गजब का ऑर्गन है, वहां से तो सारे तरह के खेल किए जाते हैं, तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब करेगा, तो इसको हटाना पड़ता है। लंग्स पर भी प्रभाव डालता है। तो बाएं इसका पहचान ये भी है कि यहाँ बायां तरफ यहाँ पर दर्द होना, भारीपन होना, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं तो ही लगना कि पेट भर गया, बाएं कंधे या बाएं साइड में दर्द होना, स्प्लीन के गड़बड़ होने का पहचान है। यहाँ दबाए इस स्थान पर तो बहुत कोमल जैसा फील होना, इसका मतलब कि वहां स्प्लीन है ये नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि बचपन में ही किसी को स्प्लीन ईश्वर दिए ही नहीं। इसका मतलब तो आप जरूर समझ रहे हैं कि बिना स्प्लीन के भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। ट्रॉमा का केस हुआ, चोट लग गया, अब स्प्लीन फट चुका है, अब कोई उपाय नहीं है तो उसको काट करके हटा दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति स्प्लीन के बिना जिंदा रह जाता है। मतलब कि बिना स्प्लीन के भी हम जीवित रह सकते हैं। तो फिर होता क्या है? तो इसका बहुत बड़ा भाग, कार्य का भार जो है वह लीवर संभाल लेता है। जैसे रक्त को, लीवर का काम फिर बढ़ जाता है। स्प्लीन उन्हीं व्यक्तियों का हटाया जा सकता है जिनका लीवर स्ट्रांग हो। तो भाई लीवर खराब होने वाला काम मत कीजिए, जंक फूड वगैरह और अल्कोहल वगैरह ये सब से एकदम दूरी बना करके रखिए। शरीर में कभी भी कुछ भी होता है, स्प्लीन फिर उस आदमी का नहीं हटाया जा सकता है जिसका लीवर डैमेज हो, जिसका किडनी डैमेज हो। इसका बहुत बड़ा जो वर्क है, उसका भाग जो है वह लीवर तो लेता ही है अपने सिर पर ले कार्यभार, लेकिन इसके साथ साथ किडनी भी अपने ऊपर ले लेता है। मतलब स्प्लीन से मिलता जुलता कार्य लीवर भी करता है और किडनी भी करता है। लेकिन जो ये फॉर्मेशन करता है WBC, उसका क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी अगर स्प्लीन हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बाहर से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं कि भाई रोज खिला देते हैं एंटीबायोटिक। अब सोचिए वो कितना दिन आदमी परेशान रहेगा। कैसे कि बैक्टीरिया तो चारों तरफ घूम रहे हैं, वो तो अटैक, वो तो देख रहा है कब कमजोर हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को मारने के ख्याल से एंटीबायोटिक खिलाया जाने लगा, खिलाया जाता है। बाकी कुछ हद तक अपना लीवर कार्य कर लेता है, किडनी भी मिल करके कार्य कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्प्लीन का ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा है वह ओवरऑल स्प्लीन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। साइज बढ़े नहीं, इस पर भी हम फायदा पहुंचाते हैं। पोषक तत्व का सही ढंग से सिमुलेशन हो जाए, उत्सर्जन क्रिया हो जाए, इसमें बहुत बड़ा इसमें आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिजीजेज हैं, मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक, उन सब में स्प्लीन का उपयोग हो रहा है। ठीक है। एसाइटिस वगैरह जो कहा जाता है, जलोदर वगैरह, पेट में भर जाता है पानी, पेट में कई तरह का तरल पदार्थ भर जाता है, बाहर नहीं निकलता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है स्प्लीन में, स्प्लीन के द्वारा उसकी रोगों की चिकित्सा में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पर। स्प्लीन की विस्तृत जानकारी होने से
निश्चित रूप से और भी बहुत सारे चीजें हैं स्प्लीन के बारे में। फिर जब स्प्लीन का मौका आएगा तो मैं कभी बताऊंगा। लेकिन इतनी जानकारी होने के बाद आप निश्चित रूप से बहुत तरह की बीमारियों का स्प्लीन से क्या संबंध है, स्प्लीन के कौन से पॉइंट को दबाना चाहिए, इतना तो बात आप समझ गए होंगे। अब यह 21 जो बिंदुएं हैं, अब हम लोग उस पर चलते हैं कि ये बिंदुएं किस प्रकार हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो उससे पहले हम लोग उन 5 बिंदुओं के बारे में जाने जो 5 एलिमेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है। टोटल 21 बिंदुएं। इसका SP1 SP मतलब स्प्लीन, स्प्लीन का शॉर्ट नेम SP कहा जाता है। तो SP1 बिंदु जो है वह आकाश तत्व है। SP2 बिंदु जो है वह अग्नि तत्व है। SP8 8 नंबर बिंदु जो है वह पृथ्वी तत्व है। स्प्लीन तो स्वयं पृथ्वी तत्व है, लेकिन स्प्लीन का 8वें नंबर का जो बिंदु है वह पृथ्वी तत्व का होता है। SP5 जो है वह वायु तत्व है और जल तत्व है SP9। स्प्लीन चैनल का 9वां नंबर बिंदु वह जल तत्व है। इन 5 बिंदुओं का उपयोग हम लोग जो मदर और सन वाला जो रिलेशन वाला कंस्ट्रक्टिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल वाला जो बात है उसमें हम लोग करते हैं। क्रॉनिक डिजीज में रचनात्मक क्रिया के अंतर्गत, रचनात्मक चक्र के अंतर्गत, और एक्यूट डिजीज में विध्वंसात्मक सन वाला रिलेशन। तो उसके अनुसार वहां पर हम लोग उस तत्व का देख लेंगे, कौन मदर है, मदर में किस बिंदु का उपयोग करेंगे, कौन तत्व जो है मदर है, कौन तत्व जो है वो सन है। ध्वंसात्मक चक्र के अनुसार, रचनात्मक चक्र के अनुसार। तो फिर इन 5 बिंदुओं का उपयोग उस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं SP का जो टोटल बिंदु है। ये टोटल बिंदुएं जो हैं, इन टोटल बिंदुओं में हम देख रहे हैं यहां पर कि स्प्लीन चैनल, यहां अंगूठा, ये पैर का अंगूठा का ठीक कॉर्नर से प्रारंभ हो करके पैर का टखना, लैटरल भाग, पैर का मेडियल भाग, ये अंदर का भाग है, पैर के अंगूठे से अंदर के भाग, मेडियल भाग से होते हुए ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, आधा इस पैर में है, फिर आधा यहाँ SP11 तक, फिर यहाँ SP12 से लेकर के SP20 तक यहाँ ऊपर गया, और यहां से नीचे फिर SP21 आया। इस तरीके से इसका एनर्जी का रास्ता है। एनर्जी इसी तरीके से स्प्लीन की सर साफ नहीं दिख रहा है चित्र। अब दिख रहा है? कल वीडियो दिख नहीं रहा है। अच्छा, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा। अभी तो हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा साहब। नेटवर्क आपका PDF कमजोर आपको है। मिल जाएगा। चलिए, यहां से ये पैर के अंगूठे से शुरू हो रहा है और SP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक यहाँ पैर में दिखाया, मेडियल साइड अंदर की तरफ, और फिर पैर के इस हिस्से से SP12 से लेकर के और यहाँ ऊपर तक, चेस्ट के ऊपर तक, यहाँ साइड में SP20, और 20 से नीचे आया एक 21। टोटल 21 बिंदुएं जो हैं वह हमारे स्प्लीन
स्प्लीन चैनल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम लोग स्प्लीन का पहला नंबर बिंदु पर। यहां दिखेगा आपको, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ सर। ये स्प्लीन का पहला नंबर बिंदु। ये अंगूठे का SP1। ठीक है, तलवा है ये, तलवा क्या अंगूठे के तरफ, मतलब अंदर के तरफ हुआ, अंगूठे से अंदर के तरफ मतलब मेडियल साइड। शरीर से बाहर से जो अंदर हिस्सा जाता है उसको मेडियल कहते हैं, शरीर के अंदर से जो बाहरी हिस्सा जाता है उसको लैटरल कहते हैं। मतलब शरीर, ये पैर का साइड वाला जो हिस्सा हुआ ये लैटरल हुआ, और ये अंदर वाला हिस्सा हुआ वो मेडियल हुआ। तो ये मेडियल साइड, अंगूठा का ये मेडियल साइड, अंगूठा का ये नाखून वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये नाखून वाला हिस्सा, नाखून का हिस्सा जहां समाप्त होता है वहां से 0.1 कून, 0.1 अंगूठा, उंगली का अंगूठा, अपने उंगली के अंगूठा से 0.1 कहने का मतलब क्या है? 0.1 कहने का मतलब है कि 10 भाग में उसको बांटते हैं, 10 भाग में। ये जो अंगूठे की चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, इसको 10 भाग में बांटते हैं लंबवत। ठीक है, तो एक हिस्सा जो बचा वही 0.1 कहलाया। इस अंगूठे की चौड़ाई का 10 भाग में बांटने के बाद एक भाग उतने दूरी से हट करके, जैसे ये अंगूठा है, ये अंगूठा का नाखून है, ये नाखून से 0.1 अंगूठे की चौड़ाई की दूरी पर यह SP1 बिंदु आपको मिलेगा। यहां देखिए, ये ये अंगूठा का नाखून है, पैर के अंगूठे का, और उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे अंगूठा जाकर नाखून जहां समाप्त हुआ उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे मेडियल साइड, थोड़ा सा कितना, तो 0.1 कून नीचे हम लोगों को ये पॉइंट यहां, ये अंगूठे का नाखून है और जस्ट नीचे 0.1 कून नीचे, ये यहां देखिए 0.1 कून नीचे हम लोग को SP1 का बिंदु मिलेगा। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि किन किन रोगों में यह लाभ करता है। यह अनियमित मासिक धर्म, महिलाओं में जो मेंसेस जो आते हैं, अगर वह अनियमित हो गया हो तो SP1 पॉइंट जो है उसमें बहुत लाभ देता है। किसी भी तरह का इंडाइजेशन हो गया हो तो इंडाइजेशन में यह SP1 बहुत लाभ करता है। साथ साथ मानसिक तकलीफ हो किसी को, मानसिक तकलीफ में किसी तरह का एंजाइटी हो, कुछ भी, तो उसमें SP1 बहुत फायदा करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि SP1 जो है वह आकाश तत्व है। ठीक है, अब SP1 का और भी कुछ गुण हम लोग जानते हैं। SP1 का एक गुण है
इसका जिंगवेल पॉइंट, यह स्प्लीन का जिंगवेल पॉइंट है। जिंगवेल पॉइंट क्या होता है भाई? तो जिंगवेल पॉइंट एक्यूट और इमरजेंसी में काम आता है। किसी भी तरह का स्प्लीन में एक्यूट की स्थिति आ गई हो या इमरजेंसी की, एक्यूट क्या है? अचानक से उग्र हो जाना, ठीक है। तो उग्रता अगर आ गई है स्प्लीन ऑर्गन में तो sp1 काम करेगा। इमरजेंसी की स्थिति अगर है स्प्लीन में तो sp1 काम करेगा। sp1 का ये जिंगवेल बिंदु है। जिंगवेल बिंदु के बारे में मैं पहले पिछले साल वाले कक्षा में ही मैं बता चुका हूं कि किसी भी मेरिडियन का शुरू का पॉइंट या अंतिम पॉइंट जो हथेली या तलवा पर समाप्त होता हो या शुरुआत होता हो वो जिंगवेल पॉइंट कहलाता है, और यह एक्यूट एंड इमरजेंसी में काम आता है उस ऑर्गन का, ठीक है। इसके अलावा यह सेडेशन का पॉइंट है। सेडेशन मतलब मैंने अभी क्या बताया कि उग्र हो गया है एनर्जी, एक्यूट स्थिति तो तभी आती है। तो sp1 जो है सेडेट करता, अगर स्प्लीन की एनर्जी को सेडेट करना है, सन वाला रिलेशन है, पुत्र वाला, नियंत्रण करने वाला, सेडेट करना है, तो sp1 बिंदु पर आप दबाव दे करके एनर्जी को घटाने का कार्य आप कर सकते हैं। तो ये sp1 का जो स्पेशल जो है वह यही है। इसके बाद आते हैं हम लोग sp2 पर। sp2 पॉइंट कहां है? तलवा हम लोग देखते हैं। तलवा, ये तलवा, ये तलवा देखा हम लोगों ने। तलवा में यह अंगूठा देखा, अंगूठा के पास ये हड्डी है, और उसके बाद यह सेकंड नंबर की जो हड्डी है उस हड्डी को कहते हैं फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट। ये जो जुटता है अंगूठा के, पैर के अंगूठा का जो फर्स्ट वाला हड्डी है, उसके बाद जो सेकंड हड्डी आती है उसका ज्वाइंट निकला हुआ जो है पैर के तलवा में, अंगूठा से नीचे में एक हड्डी आप देखते होंगे थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, उससे जस्ट पहले जो निकला हुआ है हड्डी, ये हड्डी देखिए यहां बाहर निकला हुआ है ना, ऐसे अंगूठा का जस्ट नीचे, उससे जस्ट पहले यह जो बिंदु है वह sp2 है। sp2 बिंदु का कार्य जो है वह है पेट दर्द, किसी भी तरह का पेट दर्द हो उसमें काम करेगा। स्प्लीन के चलते दर्द हो रहा हो तो उसमें तो काम करेगा ही, साथ साथ दबाव पड़ने ओढ़ने से भी पेट में दर्द हो जाता है, तो पेट दर्द अगर हो रहा है तो उसमें काम करेगा। थोड़ा सा साइड होइए अगर सर, है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसमें भी कार्य करेगा। ये सारे पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेंगे। दस्त अगर है तो उसमें काम करेगा, और एक बुखार होता है जिसमें पसीना नहीं आता है, पसीना आएगा ही नहीं, पसीना नहीं निकलता है। पानी कैसे कैसे बाहर निकलता है? पानी जो बाहर निकलता है
वह मूत्र से निकलता है, लार से निकलता है, और भी कई हैं, जिसमें से एक स्किन के माध्यम से भी, पसीने के माध्यम से भी पानी बाहर निकलता है। तो एक वह प्रकार बुखार का जिसमें पसीना नहीं निकलता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि बुखार आ गया, हमको शरीर का तापमान बढ़ गया, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है हमारे से, पसीना नहीं निकल रहा है। पसीना से अवांछनीय तत्व जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी का तापमान को वो बैलेंस करने का कार्य करता है, तो बुखार डाउन हो जाता है। जैसे ही पसीना निकलेगा बुखार डाउन हो जाएगा। तो पसीना नहीं निकल रहा है तो बुखार उसमें डाउन जल्दी नहीं होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करना। तो वैसा वाला बुखार अगर है जिसमें पसीना नहीं निकल रहा हो, तो sp2 जो पॉइंट है वो बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। और sp2 पॉइंट हमारा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है sp3। अब sp3 को भी समझना बड़ा आसान है जगह, क्योंकि sp2 में हम लोग स्पष्ट रूप से यहां हम लोगों ने देख लिया, ये जो अंगूठे के अंदर की तरफ जो ये हड्डी जो निकली रहती है, अंगूठा के बाद जो हड्डी निकली हुई रहती है, उसके पहले sp2 आया, और जो हड्डी निकली हुई है उसके बाद sp3 आया। ठीक है। पैर के तलवा में मेडियल साइड जो अंगूठे में, अंगूठे के थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो जो हड्डी बाहर की तरफ निकली रहती है, उससे पहले sp2 और उसी हड्डी के जस्ट बाद sp3, उसी हड्डी पर निकला हुआ के जस्ट पीछे sp3। अब sp3 जो है यह भी पेट दर्द में काम आता है, उल्टी में काम आता है, दस्त में काम आता है, पेचिस में काम आता है। पेचिस को डिसेंट्री कहते हैं, और कब्ज में काम आता है। ठीक है। डिसेंट्री जो है वह उस तरह का दस्त है जिसमें आंव गिरता है, आंव के साथ खून, मल, और होने का कारण होता है अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, या बैक्टीरियल भी हो सकता है या अमीबिक भी हो सकता है। तो यह डिसेंट्री में काम आता है, कब्ज में काम आता है, पेट दर्द में काम आता है, दस्त में काम आता है। तो sp3 जो है इस तरीके से बहुत ही सटीक ढंग से इन तरह के रोगों का शमन करता है। इसके अलावा sp3 जो है यान सोर्स बिंदु के बारे में हमने पिछले वर्ष वाले, माने फर्स्ट ईयर वाले कक्षा में मैंने बताया था। यह स्प्लीन का यान सोर्स बिंदु है। यान सोर्स बिंदु क्या है? उस चैनल का सबसे अधिक ऊर्जा वाला बिंदु, मतलब स्प्लीन चैनल पर सबसे अधिक ऊर्जा अगर किसी पर है तो वह sp3 पर होती है। और यान सोर्स बिंदु, सबसे अधिक ऊर्जा वाला बिंदु का जो उपयोग है इन पर तो है ही, इन सभी रोगों पर तो है ही, साथ साथ सब एक्यूट, मतलब बहुत उग्र वाला नहीं, एक्यूट स्थिति नहीं, सब एक्यूट स्थिति है या क्रोनिक डिजीज है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है sp3 का। sp1 का जैसे एक्यूट में काम किया जाता है, स्पेशल ज्ञान, वैसे ही स्पेशल ज्ञान sp3 का ये है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला बिंदु है sp3, और इसका उपयोग सब एक्यूट या क्रोनिक
जो डिजीजेज हैं उस पर यह काम आता है। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, SP3 से आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। अब तक जो कक्षाएं अभी आज चली हैं उसमें अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। सर